नकुल और प्रीति दोनों शादीशुदा होते हैं, लेकिन शादी के बाद जब भी प्रीति नकुल के करीब जाती है तभी नकुल उसे दूर भगाता है। आजा 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 पिया के बाजार में, आजा 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 आ जाओ ना बेबी। अरे प्रीति, मुझे इस तरह मत छुओ, मुझे वो ऑफिस जाना है। अरे लेट हो रहा है, सॉरी। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बाय प्रीति। नकुल फटाफट घर के बाहर निकल जाता है और प्रीति आज भी उसके साथ सुहाग रात नहीं मना पाती है। पता नहीं कब खुलेगा ये बंद ताला और कब बुझेगी मेरे प्यासे जिस्म की प्यास। हाय, कहीं मैं प्यासी ही न मर जाऊं। प्रीति ये बात जाकर अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड से कहती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड नताशा उसे एक टिप देती है। ये देख प्रीति, ये साटन की नाइटी पहन और एकदम हॉट एंड सेक्सी अंदाज में जीजू को सीड्यूस कर, फिर देखना वो कैसे तेरे ही इशारों पर नाचेंगे। ओके नताशा, थैंक यू यार। बस अब मेरे पति के लेटे हुए जज्बात खड़े हो जाएं और मेरे अंदर की आग किसी तरह बुझ जाए। टेंशन न ले बेब, मेरी नमकीन सी बेस्टी की आज की रात पक्का यादगार रहने वाली है। रात में जब नकुल जॉब से घर आता है तभी प्रीति साटिन के नाइटी पहनकर डाइनिंग टेबल पर लेटी होती है। आइए मेहरबा बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबा। प्रीति आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैंने बाहर से खाना खा लिया था। लेकिन नकुल बेबी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? शादी को 1 महीना हो गया है। 1 महीने में बाकी कपल्स की 100 बार सुहागरात हो जाती है, लेकिन हमारी एक बार भी नहीं हुई है। प्रीति, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ओके ठीक है। एक दिन जब प्रीति बाजार से घर लौटती है तभी वो नकुल को अपने रूम में किसी से हंसते हुए बात करते हुए देखती है। हाँ बाबा, मैं मिलूंगा ना तुम्हें कल। यस, कल तुम्हारा बर्थडे। अरे कल मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। अरे अभी बता दिया तो क्या सरप्राइज रह जाएगा भला। क्या ये नकुल जानू किसे कह रहा है? आखिर माजरा क्या है? प्रीति रूम में आती है और नकुल से उसका फोन छीन लेती है। तभी देखती है कि नकुल उसके फ्रेंड से बात कर रहा था। क्या तुम भी प्रीति खामखा मुझ पे शक करती हो? अरे कल मेरे फ्रेंड लक्ष्य की बेटी का बर्थडे है, इसलिए मैं उसकी बेटी के साथ बात कर रहा था। अब छोटे बच्चों को बेबी नहीं कहूंगा तो क्या मैं आंटी कहूँ? अरे हद होती है यार प्रीति। आई एम सॉरी नकुल, चलो इसी बात पे मुझे किस्से दो। मेरे होठ बहुत सूख गए हैं, इन्हें थोड़ा गीला कर दो ना बेबी। अरे वो एक्चुअली मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है बेबी, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। लेकिन नकुल। आई एम सॉरी ना सोना। नकुल। नकुल टॉवल उठाकर बाथरूम में चला जाता है। फिर एक दिन जब प्रीति नकुल के कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने जाती है तभी उसकी शर्ट से एक परफ्यूम की खुशबू आती है। ये क्या? ये खुशबू तो किसी मेल परफ्यूम की है, लेकिन नकुल तो परफ्यूम लगाता ही नहीं है। शायद किसी फ्रेंड का लगा लिया होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रीति की फ्रेंड नताशा उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुन के प्रीति के होश उड़ जाते हैं। हाँ प्रीति, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं उस रात अपनी फैमिली के साथ उस होटल में रुकी थी। तभी मैंने जीजू को एक होटल रूम से बाहर निकलते हुए देखा और उनके साथ एक और आदमी था जो अपने शर्ट के बटन्स लगाते हुए बाहर निकल रहा था। लेकिन नताशा, 2 आदमी एक रूम में क्या ही करेंगे? हो रही होगी कोई बिजनेस मीटिंग उनकी। नहीं नताशा, मैं उस आदमी को जानती हूँ जो जीजू के साथ था। वो मेरे बगल वाली बिल्डिंग में ही रहता है। और वो कौन है ये सुनकर तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नताशा और प्रीति उस दिन नकुल का पीछा करते हैं और देखते हैं कि नकुल एक आदमी के पास जाता है और दोनों एक सीक्रेट जगह पे मिलते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कपल एक दूसरे को गले लगाता है। आई लव यू करण। आई लव यू टू नकुल। क्या इसका मतलब तुम एक गे हो नकुल? अब तो मैं समझ गई हूँ उस मेल फ्रेंड को बेबी बोलने और मेल परफ्यूम के पीछे का माजरा। चलो नकुल, और तुम भी चलो। नकुल और उसका बॉयफ्रेंड करण प्रीति को देखकर बिल्कुल हैरान थे। वो उन दोनों को पूरे परिवार के सामने ले जाती है और तभी, हाँ प्रीति, मैं एक गे हूँ। बचपन से ही मुझे लड़कियों की तरह रहना पसंद है और जवान हुआ तो लड़कों पर दिल आने लगा। मैंने कभी किसी को सच्चाई बताई नहीं और ना ही पता चलने दी।
मेरी फैमिली ने मुझ पर बहुत प्रेशर डाला शादी के लिए। अरे मैंने उन्हें मना किया था, फिर भी वो नहीं माने और मुझे ना चाहते हुए भी तुमसे शादी करनी पड़ी। सॉरी प्रीति, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैंने जो दुख सहे हैं गे होने के कारण उसका कोई अंदाजा नहीं है। नहीं नकुल, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्योंकि तुम मजबूर थे, लेकिन माँ जी पापा जी, हमें नकुल को एक्सेप्ट करना होगा। गे होना कोई बीमारी या चॉइस नहीं है। ये नकुल जानबूझकर नहीं कर रहा है। अगर नकुल गे है भी तो वो है तो आपका बेटा ही ना। मैं और नकुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं आंटी अंकल। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने और तेरे पापा ने तुझे कभी समझा ही नहीं। हाँ नकुल, तू चाहे जो भी हो बेटा, तू हमारी जान है, हमारा नकुल है। और तू चाहे बहू लाए या दामाद, तेरे ऊपर हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा बेटा। आजा बेटा, गले लग जा। नकुल रोते हुए अपने पिता के गले लग जाता है और इस तरह सब लोग अंत में गे होते हुए भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। रागिनी की शादी कमलेश से होती है। वो एक बहुत ही अच्छा पति है, लेकिन उसकी सास चंदा हिटलर या किसी सख्त टीचर से कम नहीं होती है। बहू, अरे कहाँ मर गई? अभी तक तूने छत पर सफाई नहीं की। अरे कहाँ मुंह काला कर रही है तू अपना इतनी देर तक? तुझे पता है ना, मुझे छत पर जाकर अपनी सहेलियों से फोन पर गप्पे लड़ाने हैं। वो माँ जी, मैं भूल गई थी, अभी साफ कर देती हूँ। जल्दी साफ कर, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहू है और तेरा कचूमर करके तुझे कूड़े में फेंकाऊंगी। हाँ, कदमू ही करम जली कहीं की। चंदा न सिर्फ बहू रागिनी से बल्कि बेटे कमलेश और पति बलवंत के साथ भी ऐसा ही करती है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, शिमला। उल्टे हाथ से चाटा मारूंगी ना तो दूसरी चौक के कूड़ेदान में जा गिरेगा तू। कमीने, चुपचाप काम धाम पर ध्यान दे, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी मैं। लेकिन माँ, अब मैं बच्चा थोड़ी रहा हूँ। मैंने कहा ना, सुनाई नहीं देता? कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या तेरे? ऐसे जब बलवंत भी आराम कर रहा होता है तभी चंदा उसे लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है। अरे क्या हुआ चंदा, क्यों परेशान करती रहती है जब देखो तब? अरे किस जन्म का बदला लेती है रे तुम मुझसे? जाओ, जाकर घर का सामान लेकर आओ और मेरे लिए 2 घंटे लाइन में खड़े रहकर मोहन लाल की बर्फी लाना। जाओ, आराम किया तो टांगे तोड़ दूंगी आपकी। वो जबरदस्ती बलवंत को घर के बाहर भेजती है और खुद आराम फरमाती है। ये सारा न्याय देखकर बहू रागिनी को बहुत गुस्सा आता है। बस, अब बहुत हुआ माँ जी का राज। अब तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, और उसके लिए मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। अगले दिन अचानक से चंदा, कमलेश और रागिनी देखते हैं कि बलवंत ने दूसरी शादी कर ली है और उसके साथ उसकी दूसरी बीवी शीला भी आई है। ओह माय गॉड, मेरी नई सास। हेलो, हाय। पापा, आपने ये कब, कैसे और क्यों किया? आपने ये बहुत गलत किया है जी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तेरी तो ऐसी की तैसी बुढ़िया, खबरदार जो मेरे सुहाग पर हाथ भी उठाया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। तुझे पता नहीं मैं एक बॉक्सर हूँ, ऐसा पंच मारूंगी कि तेरा मुंह ही चपटा हो जाएगा। चंदा शीला से डर जाती है। अगर इस घर में रहना है तो सही से रहना होगा, समझी चंदा? क्योंकि अब इस घर की मालकिन शीला है। शीला के आने के बाद बलवंत चंदा को कमरे से बाहर निकाल देता है और वो और शीला अंदर रोमांस करते हैं। तड़प तड़प के इस दिल से आहा निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अब शीला के घर में आने से चंदा का राज खत्म हो जाता है। तैयार हो गई क्या रागनी बहू? चलो, हमें मूवी के लिए लेट हो रहा है, 1 बजे का शो है। चंदा डार्लिंग, तुम घर का सारा काम निपटा लो, और हाँ, हम सबका खाना भी रेडी रखना, हम आ रहे हैं अभी। अरे लेकिन वेकिन क्या? अगर इस छत के नीचे रहना है तो ये सारे पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे, वरना गेट लॉस्ट। चंदा को ना चाहते हुए भी घर के सारे काम करने पड़ते हैं। वहीं उसकी बहू, बेटा और पति तीनों के तीनों शीला के करीब जा चुके थे और चंदा से दूर।
हैप्पी मदर्स डे शीला माँ, ये रहा आपके लिए गिफ्ट। बेटा मुझे भूल गया तू। शीला माँ ही मेरी माँ है। जब आप मेरी माँ थी तब आपकी ममता किसी जेल खाने के जेलर की तरह थी, जो हर वक्त सबसे सख्ती से पेश आता है। चंदा बहुत उदास हो जाती है। शीला और रागिनी के बीच का रिश्ता तो इतना गहरा हो गया था कि मानो वो दोनों माँ बेटी ही हों। ना होश ना खबर है, ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल पर। पति बेटा बहू तीनों मुझसे छिन गए हैं। चंदा आखिर में सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो आप सब, मैं सबसे सख्ती से पेश आती रही और कभी किसी को ठीक से समझ नहीं पाई। मुझे एक आखिरी मौका तो दे दो। मैं आप तीनों से वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी सास, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ जरूर बनूंगी। तभी तीनों मुस्कुराते हैं और शीला कहती है, चिंता मत करो चंदा, मैं तुम्हारी सौतन नहीं हूँ। ये तो तुम्हारी बहू का प्लान था, तुम्हें अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए। मैं तुम्हारे बहू की दूर की मौसी हूँ और अब जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया है तो अब मैं चलती हूँ। सच में? इसका मतलब ये सब वाकई में एक नाटक था? हाँ माँ जी, क्योंकि मुझे पता है आप बाहर से सख्त हैं लेकिन अंदर से उतनी ही नर्म, और आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए मुझे ये करना ही सही लगा और फिर मैं आपकी छोटी मोटी सौतन को घर ले आई। चंदा को तीनों माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से चंदा सबके साथ अच्छे से पेश आने लगती है और हंसी खुशी मिलजुल कर